हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आपके हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा। सो दोस्तों, चलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 13। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप लोगों को पढ़ना था गति एवं दूरियां का मापन। आज हम उसका लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐसे वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघुत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है कि जमीन, पानी तथा वायु में परिवहन के दो साधनों के नाम लिखें। ठीक है, तो आपको दोस्तों दो साधन के नाम बताना है, बहुत ही सिंपल है। चलिए जानते हैं। जमीन, पानी और हवा पर परिवहन के दो साधनों के नाम निम्नलिखित है। ठीक है, पहले दोस्तों जमीन पर परिवहन के साधन बस हो गया, रेलगाड़ी हो गया, है ना। उसके बाद दोस्तों पर परिवहन के साधन क्या है, तो पानी में नाव है, जहाज है ना। इस तरीके से दोस्तों हवा में परिवहन के साधन क्या है, तो हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया। इस तरीके से दोस्तों क्या करना था, आपको दो साधनों का नाम लिखना था, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानक मात्रक क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि मानक मात्रक एक ऐसा मात्रक है जिसे हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से माप सकते हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम किसी रबड़ के फीते से कोई वस्तु मापते हैं तो वह कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। ठीक है, इसलिए हम मानक मात्रक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लंबाई मापने के लिए मीटर का, भार मापने के लिए किलोग्राम का, है ना, समय मापने के लिए सेकंड का, ऊर्जा मापने के लिए जूल का और बल मापने के लिए न्यूटन आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेनी है सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन दोस्तों के छोटे और बड़े मात्रकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। छोटे और बड़े मात्रकों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि किसी चीज की मात्रा या मान को सही और सटीक तरीके से, है ना, सटीक तरीके से मापने के लिए अलग अलग मात्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दूरी मापने के लिए मीटर का, सेंटीमीटर या फुट का इस्तेमाल किया जाता है। द्रव्यमान तौलने के लिए किलोग्राम या ग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर को बता देना है। अब चलेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्केल से लंबाई मापते समय हमें कौन से 3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। स्केल से लंबाई मापते समय इन 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला दोस्तों कि स्केल को वस्तु के संपर्क में रखना है। ठीक है, और आंख को बोल रहा है कि आंख को माप के बिंदु के ठीक सामने रखना चाहिए। ठीक है, आंख को माप के बिंदु के ठीक सामने रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूरी का जो है प्रारंभिक बिंदु स्केल के शून्य रीडिंग के साथ मेल खाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे लंबाई मापते समय इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बात है, अगर स्केल का किनारा टूट गया हो तो, है ना, या घिस गया हो तो माप जो है किसी दूसरे साफ निशान से शुरू करना चाहिए। ठीक है, अपने हाथों को हिलाने से बचाना चाहिए। और तीसरा दोस्तों स्केल को सीधा रखना चाहिए। स्केल और मापी जाने वाले वस्तु का सही ढंग से निरीक्षण करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देनी है 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बाकी दोस्तों आता है 5 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षिक है, उदाहरण देकर इस कथन की व्याख्या करें। ठीक है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि विराम और गति दोनों ही पद अपेक्षिक है, तो बताना है कि विराम और गति दोनों ही पद अपेक्षिक है। विराम और गति दोनों ही पद अपेक्षिक है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु की स्थिति विराम या गति के पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए चलती ट्रेन में बैठे यात्री ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति के मुकाबले गतिमान है, लेकिन ट्रेन में बैठे दूसरे यात्री के मुकाबले क्या है, स्थिर है। ठीक है, तो विराम और गति जो है सापेक्ष होने के कुछ उदाहरण है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर स्थित कोई पेड़, है ना, किसी कार के तुलना में विराम में है ना, लेकिन सूर्य के तुलना में क्या है, वो गतिमान है। ठीक है, इस तरीके से आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अब है दोस्तों आपका 6 नंबर क्वेश्चन के उदाहरण देकर वृत्तीय एवं घूर्णी गति के अंतर को बताएं। ठीक है,
तो चलिए जानते हैं वृत्तीय गति में, है ना, वृत्तीय गति और घूर्णी गति में अंतर जो है इस प्रकार से है। पहला, वृत्तीय गति में कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है ना, वही घूर्णी गति में कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड में बताना है, वृत्तीय गति में वस्तु के वेग के दिशा में लगातार बदलाव होता है। ठीक है, लेकिन इसकी गति जो है स्थिर रहती है। वही घूर्णी गति में क्या होता है कि वस्तु का अंतरिक्ष में स्थानांतरण नहीं होता, बल्कि वह क्या होती है, घूमती रहती है ना, यानी कि घूमती है। उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, वृत्तीय गति में वस्तु का घूर्णन अक्ष शरीर के बाहर होता है, वही घूर्णी गति में वस्तु का घूर्णन अक्ष शरीर के अंदर होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट बता देना है कि वृत्तीय गति से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अक्सर वस्तु के वेग और द्रव्यमान जानना ही काफी होता है, वही घूर्णी गति से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए जड़त्व घूर्ण को जानना जरूरी होता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक ही वस्तु में एक ही साथ दो या दो से अधिक प्रकार की गतियां हो सकती है, इस प्रकार की गति के 3 उदाहरण लिखें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर बताना है कि एक ही वस्तु एक ही साथ दो या दो से अधिक प्रकार की गतियां जो है हो सकती है, तो आपको बताना है हाँ, एक ही वस्तु में एक साथ दो है ना, दो या दो से ज्यादा तरह की गतियां हो सकती है। ऐसे कुछ उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों एक सीढ़ी लिखा हुआ है, एक सीधी सड़क पर, है ना। पहला नंबर, एक सीधी सड़क पर चलती कार आयताकार गति करती है ना, और इसके पहिए जो है गोलाकार गति करता है। सही बात है। तरनीय और घूर्णी गति दोनों करती है। ठीक है, स्थानांतरीय और घूर्णी गति दोनों करती है। ठीक है दोस्तों। जमीन पर लुढ़कती गेंद स्थानांतरणीय और घूर्णी गति दोनों करती है। तीसरा नंबर है, डिस्क की वेलन गति में शुद्ध स्थानांतरण गति और शुद्ध घूर्णी गति दोनों होती है। ठीक है। उसके बाद बता देनी है आपको कि चलती कार के पहिए में वृत्तीय गति और सरल रेखीय गति दोनों होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेंडुलम के बॉब में रैखिक और अवधित, है ना, अवधिक गति होती है। गति के कुछ और प्रकार रेखीय गति, वृत्ताकार गति, सरल आवृत्ति गति, है ना, ब्राउनियन गति, घूर्णी गति, वक्र रेखीय गति, दोलनी गति, ये सभी के सभी गति के प्रकार हैं। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर को जो है बताया। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखें, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।